नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे 11 सर मथुरा पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पुराने प्रश्न पत्रों को लेकर के एक सीरीज चल रही है, तो सीरीज फर्स्ट का आज है पार्ट 4 और उसमें हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। और ये प्रश्न, पहला प्रश्न है इसमें, दृष्टिबाधिता क्या है, विस्तार से बताइए। दृष्टिबाधिता को इंग्लिश में बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। हाँ, और ये प्रश्न आता है आपका एचआई वालों के लिए 7 से 8 नंबर का आता है, और अगर आईडी और वीआई की बात करें तो ये 10 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। उसी के बाद में अगर हम बात करते हैं श्रवण बाधिता के बारे में, दूसरा प्रश्न है श्रवण बाधिता क्या है, इसको इंग्लिश में हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको विस्तार से बताइए, ये भी 10 अंक का प्रश्न आता है, ठीक है। और आपको बता दूं, मैं फिर से बता दूं कि आपके जो एक्सटर्नल थ्योरी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 45 अंक का पेपर होता है, उसमें पास होने के लिए आपको केवल 18 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। तो यदि आप ये 10-10 नंबर के 2 प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है ना, तब भी आपके 18 नंबर आसानी से आ सकते हैं, बशर्ते आपको कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको प्रश्न आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को शेयर कर दें, ठीक है, जिससे कि उन तक भी ये वीडियो क्लियर पहुंच पाए और वो भी इसका लाभ उठा सकें क्लास का। और जैसा कि मैंने कल एक क्वेश्चन किया था आप लोगों से, ठीक है, कि विश्व दिव्यांग दिवस, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। और आप लोगों को मेरे YouTube चैनल के बारे में पता होगा, आरजे 11 सर मथुरा, ये मेरे YouTube चैनल का नाम है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और सबसे अधिक आप लोग कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि जो कंटेंट आप तक पहुंच रहा है क्या वो क्लियर पहुंच पा रहा है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मेरे पास सूचना नहीं आएगी। इसीलिए आप लोगों से मैं ये कहता हूं बार बार कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हो वो कमेंट में शेयर कीजिए मुझे, मैं अधिकांश से अधिकांश आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारी सीरीज फर्स्ट का, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम इस पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं, तो पहले प्रश्न का नाम है विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि बाधिता, जिसको शॉर्ट में वीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीआई, ठीक है, जिसको शॉर्ट में वीआई बोलते हैं। तो वीआई के बारे में आपको क्या पता है? दृष्टि बाधिता के बारे में आप क्या जानते हैं? दृष्टि बाधिता क्या है? दृष्टि बाधिता एक ऐसी दिव्यांगता है जिसको आप आसानी से पहचान सकते हो, और आपको पता है यदि कोई व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है तो उसके लिए प्रकृति उसे अपनी निरर्थक लगती है। निरर्थक का मतलब समझते हो कि प्रकृति उसे बिल्कुल असामान्य लगती है, ऐसे लगता है सारा जीवन अंधकार में हो गया है और वो बच्चा क्या है, अपने आप को नेगेटिविटी की ओर धकेल लेता है। लेकिन आज कल बढ़ते टेक्नोलॉजी के क्षेत्र ने बहुत ज्यादा विकास किया है और उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह चलते हैं, लेंसेज वगैरह प्रत्यारोपण किए जाते हैं, तो उस वजह से आज बहुत सारे बच्चे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि पुराने समय भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए थे जिन्होंने, जैसे सूरदास जी महाराज थे, जिन्होंने जो कि जन्म से अंधे थे, होने के बावजूद भी उन्होंने अपने किस तरीके से अपने जो दोहे थे, चौपाई थी, वो किस तरीके से लिखी थी, ठीक है ना, वो आज भी हमें याद है उन्हीं की जो है वाणी में।
तो ये क्या है, ये आपको यहाँ पे दिख, जैसे लुइस ब्रेल थे, लुइस ब्रेल खुद अंधे होते हुए उन्होंने एक ऐसी जो लेखन पद्धति है ब्रेल लिपि उसका आविष्कार किया, जिसका लाभ आजकल बहुत सारे लोग अपने व्यवसाय के रूप में, अपने पठन पाठन के रूप में बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। तो दृष्टिबाधिता क्या है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो दृष्टिबाधिता क्या होती है। दृष्टिबाधिता को अगर हम प्राचीन मत के अनुसार माने तो नेत्र का पर्यायवाची होता है चक्षु। ठीक है, चक्षु से बिल्कुल ना देख पाने, का कारण क्या है, दृष्टि बाधिता, पूर्ण दृष्टि बाधिता है। क्या है, पूर्ण दृष्टि बाधिता है। या फिर हम कहें आयुर्विज्ञान के अनुसार चक्षु से बिल्कुल ना देख पाने की जो अक्षमता होती है वो क्या कहलाती है, आपकी दृष्टिबाधिता कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख्यतः दृष्टिबाधिता को कितने भागों में बांटा गया। दृष्टिबाधिता को, विजुअल इंपेयरमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक भाग तो होता है आपका कौन सा, पूर्ण दृष्टि बाधित। ठीक है, और दूसरा भाग होता है आपका अल्प दृष्टि बाधित। ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। मैं आपको अब थोड़ा सा विस्तार से और क्लीन करके बता देता हूं, जिससे आपके एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है ना, परिभाषाएं मैंने नोटबुक में लिखाई हुई हैं, आप देख लेना। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको वहाँ पे सारी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी RG11 सरमथुरा के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करके देख लेना। तो जैसा कि मैंने बताया कि विजुअल इम्पेयरमेंट 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, टोटली ब्लाइंड, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण दृष्टि बाधिता। मतलब ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जिनको किसी यंत्र या किसी ऑपरेशन या किसी भी सहायता के द्वारा बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, टोटली ब्लाइंड बोलते हैं, या फिर पूर्ण दृष्टि बाधिता वाले बच्चे बोलते हैं। दूसरा प्रकार है बेटा, दूसरा प्रकार है लो विजन। लो विजन, लो विजन को हिंदी में बोलते हैं अल्प दृष्टि। क्या बोलते हैं, अल्प दृष्टि। तो यहां हमें पता चलता है कि अल्प दृष्टि क्या है। अल्प दृष्टि ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे जो किसी यंत्र की सहायता से थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करते हैं, ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है, अल्प दृष्टि की श्रेणी में रखा जाता है। और इनकी जो दिव्यांगता होती है वो अल्प दृष्टि कहलाती है। अच्छा, अब इससे आगे डिवाइडेशन किया गया है जो आपका लो विजन है उसको। लो विजन को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से होते हैं आप लोग पहले से ही जानते होंगे, और मैं शॉर्ट में आपको क्लियर यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, 5 भाग होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5। 5 कौन कौन से हैं। पहला है बेटा निकट दृष्टि
निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। तीसरा है जरा दूर दर्शिता, जरा दूर दर्शिता। उससे अगला है अबिंदुकता, अबिंदुकता। और उसके बाद है वर्णांधता, वर्णांधता। ठीक है। इस तरीके से क्या है, इसके मुख्य 5 प्रकार हैं और 5 प्रकार हैं लो विजन के। और इनको किस तरीके से हमें याद करना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? पहली बात तो आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में अगर हम चर्चा करें तो निकट दृष्टि दोष जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, पर इसमें नाम का थोड़ा विपरीत होता है, आपको ये जानना चाहिए। ठीक है। जैसे निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष वह दोष कहलाता है जिसमें निकट की वस्तु तो हमें क्लियर दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो क्लियर दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। दूसरी की अगर हम बात करें तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु तो क्लियर दिखाई देती है लेकिन निकट या पास की जो वस्तु होती है वो क्लियर दिखाई नहीं देती। तो ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दूर दर्शिता या जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ऐसा दोष जिसमें ना तो पास की वस्तु क्लियर दिखती है ना दूर की वस्तु क्लियर दिखती है, ऐसे दोष को जरा दूर दर्शिता या जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। एक होता है आपका चौथे नंबर का अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है, किसी व्यक्ति को ना तो लंबवत वस्तु क्लियर दिखाई देती है ना क्षैतिज वस्तु क्लियर दिखाई देती है, मतलब उसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत और अगर हम करें तो क्षैतिज जो वस्तुएं होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं, केवल बीच की जो वस्तु होती है वो इसे क्लियर दिखाई देती है। तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। ठीक है। और लास्ट हम बात करते हैं वर्णांधता की। तो वर्णांधता में हम बात करते हैं, वर्णांधता में 4 कलर होते हैं। एक तो होता है पीला नीला, ठीक है, पीला नीला, और एक होता है आपका हरा लाल। ये 4 कलर होते हैं। अब इन कलरों में कैसे क्या अंतर करना है मैं बता देता हूं आपको। ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे जो लाल और हरे कलर इनमें अंतर नहीं कर पाते, लाल को हरा समझ लेते हैं, हरे को लाल देखते हैं, और या फिर ऐसे बच्चे जो पीले को नीला देखते हैं, नीले को पीला देखते हैं, तो ऐसे बच्चों का दोष होता है, उसे वर्णांधता कहते हैं, जो वर्णों की पहचान नहीं कर पाते हैं। और ये वाला जो दोष है हरा और लाल वाला, ये आनुवांशिक होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में आता रहता है, जिसमें परेशानी आती है इनको कलर चूज करने में। इन दोनों में से लाल को हरा देखते हैं, हरे को लाल देखते हैं, मतलब एक क्लियर नहीं देखते हैं। और जो पीला और नीला रंग है ये क्या है, ये अर्जित वर्णांधता वाला दोष है, मतलब इसको धीरे धीरे क्या है व्यक्तियों के अंदर आता है, तो इसीलिए। चलिए अब हम बात करते हैं मुख्यतः निकट दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में आपको पता है किस लेंस का प्रयोग करते हैं इस दोष को दूर करने में, तो ये पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम से अच्छे से समझा देता हूं कि किस तरीके से आपका निकट दृष्टि दोष है वो वर्क करता है। ठीक है। हाँ,
तो जैसे ये आपका, यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ इसका, ठीक है। ये आपका नेत्र हो गया, ठीक है। नेत्र के आगे इस तरीके का, यदि मैं और थोड़ा सा क्लियर बनाऊं, तो नेत्र कुछ इस तरीके का होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये व्यक्ति का दृक बिंदु होता है कि यहाँ लेंस होता है, ठीक है। हाँ, तो आपको पहली बात तो लेंसों के बारे में पता होना चाहिए। लेंस के दो प्रकार, एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, ठीक है। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, ठीक है। अब उत्तल लेंस कौन से होते हैं? वे लेंस जिनकी किनारी आपस में मिली हुई रहती हैं, ठीक है ना, और बीच में से मोटे होते हैं। इन लेंसों को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। और अवतल लेंस किसे कहते हैं? ऐसे लेंस जो बीच में से पतले होते हैं लेकिन किनारों से कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। ऐसे लेंसों को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं और ये क्या काम करते हैं, इनके बारे में बता दूं। जैसे इन पर प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करते हैं? किरणों को फैलाते हैं। किरणों को कौन फैलाता है? सॉरी, उत्तल लेंस होता है, वो क्या करता है? किरणों को एकत्रित करने का प्रयास करता है, ठीक है, पास लाने का प्रयास करता है उत्तल लेंस। क्योंकि किनारों से जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो मुड़ जाती हैं आसानी से। और अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में जब प्रकाश जाता है सूर्य का, तो ये क्या है? किरणों को दूर तक फैलाता है, जिससे दूर की वस्तु आपस में हमें दिख पाए। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे हम यहाँ पे निकटदर्शी दोष में, मैंने डेफिनेशन में बताया था कि निकटदर्शी दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो क्लियर दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। कहने का मतलब ये होता है कि निकटदर्शी दोष में ये जो दृष्टि बिंदु है, दृक बिंदु, ये जो दृक बिंदु है, दृक बिंदु खिसक के यहाँ आ जाता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? इसके लिए हम यहाँ पे जैसे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो जब यहाँ वस्तु कोई रखी हुई है, वस्तु को देख रहा है, ठीक है, तो वस्तु का जो दृक बिंदु है पहले यहाँ पड़ रहा था, लेकिन लेंस लगाने के बाद में जैसे ही ये जाएगा वस्तु का छाया चित्र, तो अवतल लेंस का काम क्या होता है? अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश को फैलाना। तो फैलाएगा तो इस तरीके से क्या करेगा? ये जो मेन दृष्टि बिंदु होता है, यहाँ पर ये उस वस्तु का छायाचित्र बनाएगा और हमें वस्तु सही जगह दिखाई देगी, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो क्लियर दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या है? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ठीक है। फैलाने की वजह से हमें दूर की वस्तु आसानी से दिख जाती है। जस्ट इसके अपोजिट होता है आपका दूरदर्शी दोष। तो इसमें तो लिख देंगे आप उपचार में क्या लिखेंगे? अवतल लेंस। क्या लिखेंगे? अवतल लेंस। और इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब मैं बात कर रहा हूं आपके दूरदर्शी दोष की। दूरदर्शी दोष में जैसे कि आपको पता है कि दूर की वस्तु तो क्लियर दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती। तो इसमें क्या होता है फिर?
इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी जो दृष्टि बिंदु है वो तो यहाँ है, लेकिन छायाचित्र यहाँ बनता है। ठीक है, कोई वस्तु हमारी यहाँ रखी हुई है और उस वस्तु को व्यक्ति यहाँ देख पा रहा है, मतलब ये हमारा लेंस होता है, ठीक है ना, आँख का। और दृष्टि यहाँ बनती है, दृष्टि जो बिंदु होता है वो यहाँ होता है। तो दूरदर्शी दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो हमें क्लियर दिखाई देती है, लेकिन हम जो पास की वस्तु होती है वो क्लियर दिखाई नहीं देती। तो इसको नजदीक खिसकाने के लिए, इस वस्तु को क्लियर नजदीक खिसकाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और उत्तल लेंस का जैसे ही प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है, रेखाओं को नजदीक लाने का प्रयास करता है। दूर से क्या करता है, नजदीक लाने का प्रयास करता है। नजदीक ले आएगा तो मुख्य जो दृष्टि बिंदु होता है, दृक बिंदु होता है, रेटिना होता है, ठीक है, वहां पर ये क्या है, वस्तु का छायाचित्र प्रदर्शित करता है। इसीलिए दूरदर्शी दोष में क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए आगे हम बात करें जरा दूरदर्शिता की या जरा दृष्टि दोष की। तो जरा दृष्टि दोष में द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और द्विफॉक्सी लेंस में क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपने बड़ी बड़ी जो परचून की दुकान होती है, वहां पे जो बुजुर्ग बैठते हैं वो एक मोटे लेंस वाला चश्मा पहनते हैं। ठीक है, जब उन्हें दूर की वस्तु देखनी होती है तो ऐसे ऊपर को नजर करके देखते हैं, और जब उसे बिल बनाना होता है तो पास की नजर करके देखते हैं। तो उनके जो चश्मे में क्या होता है, इस तरीके का जो चश्मा होता है, तो चश्मे में क्या होता है, ऊपर अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस क्या करता है, दूर की वस्तु को क्लियर दिखाने का प्रयास करता है, और नीचे उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से ठीक है ना, इस तरीके का क्या होता है, ये चश्मा पहनते हैं तो इससे क्या है, वो दूर की वस्तु को क्लियर देख पाते हैं और पास की वस्तु को भी क्लियर देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं अबिंदुकता की। तो अबिंदुकता एक ऐसी दृष्टि अक्षमता होती है जिसमें वस्तु केंद्र में रखी होती है तो दिख जाती है, लेकिन यदि क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में रखी होती है तो फिर वस्तु धुंधली दिखाई देती है। जैसे आपने चाइनीज लोग देखे हैं ना, तो चाइनीज लोग क्या करते हैं, उनको वस्तुएं अगर क्लियर दिखाई नहीं देती तो वो मोटे लेंस के गोलाकार लेंस का चश्मा पहनते हैं। ठीक है, उसे बेलनाकार लेंस भी बोला जाता है। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, उससे वो अपनी वस्तुओं को क्लियरता देख पाते हैं। तो इसका जो उपचार होगा वो कौन सा होगा, बेलनाकार लेंस। ठीक है, और वर्णांधता में जैसे मैंने बताया, ये जो दोष होता है पीले नीले में विभेद ना कर पाना, ये क्या होता है, ये अर्जित होता है। और जबकि लाल हरे की अगर हम बात करें तो ये जन्मजात होता है या फिर अनुवांशिक होता है। तो इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक होता है विजुअल इम्पेयरमेंट, ये यहीं समाप्त होता है। लेकिन इसके बारे में, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं थोड़ा सा, लक्षणों के बारे में। ठीक है, इनके लक्षण जब हमें पता होंगे तो देखो हमें कैसे पता चलता है। पहली बात तो सामान्यतः हमें यह देखकर पता चल जाता है कि जो विजुअल जिसमें जिस बच्चे को दृष्टि बाधिता की समस्या होती है या फिर दृष्टिहीन जो बच्चा होता है, वो सामान्यतः देखकर पता लगा लेते हैं हम, क्योंकि उसकी आंख छोटी बड़ी होती है या फिर आंख में कोई समस्या होती है तो हमें अक्सर कर देखकर पता चल जाता है। ठीक है, या फिर उसकी आंख में से लगातार पानी निकल रहा हो, ठीक है, आंखों को बार बार मीटता हो, आंखें हैं वो लाल पड़ रही हो, ठीक है, तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं, वो नजर ना मिला पा रहा हो, है ना, और इस तरीके की नॉर्मल जो समस्याएं होती हैं तो वो इससे देखने को मिलते हैं। और इसका बचाव सिर्फ इतना ही है कि आप लोग पहली बात संक्रमण से दूर रहें, दूसरी बात यह है कि इनके उपचारक जो लेंस है इनका प्रयोग करते रहें।
ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न 2 की, क्वेश्चन क्रमांक 12। ठीक है, श्रवण बाध्यता क्या है, इसको विस्तार से बताइए। ये भी प्रश्न 10 नंबर का आता है। ठीक है, आप लोग इसका जूम करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे क्लास में मैं आप लोगों को क्लास से प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जस्ट वैसे ही मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके कैसे ना कैसे करके आप लोगों को प्रश्नों उत्तर जो होते हैं, जिसकी बहुत अच्छी बहुत अहम भूमिका होती है, मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं घर बैठे, क्योंकि अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन अटेंडिंग होते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रवण बाध्यता की। किसकी? श्रवण बाध्यता की। इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। क्या बोलते हैं? हियरिंग इम्पेयरमेंट, शॉर्ट में HI। क्या बोलते हैं? हियरिंग इम्पेयरमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं HI। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, श्रवण बाध्यता क्या होती है? पहली बात तो आपको पता है, यदि बच्चा सुनेगा नहीं, ठीक है ना, तो बोलना नहीं सीखेगा। तो सुनने के अभाव में बच्चा बोलना भी भूल जाता है। तो इसीलिए ये जो दिव्यांगता होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और ये एक प्रकार की अदृश्य दिव्यांगता होती है। इसको कोई भी सामने से देख करके पता नहीं लगा सकता कि बच्चा सुन सकता है या नहीं सुन सकता। तो इसके लिए बहुत सारी जांच की आवश्यकता होती है। ठीक है, तब हमें पता चलता है छोटे बच्चों को लेकर के कि ये बच्चा सुन नहीं सकता। तो मुख्यतः श्रवण बाध्यता को WHO ने क्या परिभाषा दी है? PWD एक्ट है, उसने क्या परिभाषा दी है? एक तो PWD एक्ट के द्वारा ये बताया गया है कि ऐसे बच्चा या ऐसा व्यक्ति जो 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता, वो बच्चा क्या कहलाता है? श्रवण बाधित बच्चा कहलाता है। एक RCI ने डेफिनेशन दी थी कि ऐसा बच्चा जो 70 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन पाता है, वो क्या कहलाता है? श्रवण बाधित बच्चा कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन है। और हम अब थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। ठीक है, और इसके जो श्रवण बाध्यता के वर्गीकरण है उसकी चर्चा करते हैं। तो मुख्यतः जो श्रवण बाध्यता होती है उसे कितने भागों में बांटा गया है और किन किन आधार पर बांटा गया है, उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो श्रवण बाध्यता को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। श्रवण बाध्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है, पहला है उम्र के आधार पर वर्गीकरण। हम पढ़ रहे हैं श्रवण बाध्यता का वर्गीकरण उम्र के आधार पर। पहला कौन सा है? उम्र के आधार पर। दूसरा है बेटा डिग्री के आधार पर। तीसरा है प्रकृति के आधार पर। और लास्ट चौथा है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा है कारणों के आधार पर। क्या हो गया? कारणों के आधार पर। अब पहला जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण, इस वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है, A भाग और B भाग। ठीक है, तो उम्र के आधार पर
श्रवण बाध्यता है उसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। मुख्यतः अगर पेपर में आता है कि श्रवण बाध्यता के प्रकार बताइए, तो श्रवण बाध्यता के 4 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? उम्र के आधार पे, डिग्री के आधार पे, प्रकृति के आधार पे, कारणों के आधार पे। अगर हम बात करते हैं इसके पहले प्रकार की, तो पहला प्रकार कौन सा होता है? उम्र के आधार पर जन्म से। कौन सा होता है पहला? जन्म से। जन्म से का मतलब ये होता है कि यदि कोई बच्चा जन्म से ही नहीं सुन पा रहा, तो उस बच्चे को क्या बोलते हैं? इस श्रेणी में रखते हैं उम्र के आधार पर वर्गीकरण में जन्म से। और एक होता है जन्म के बाद। जन्म के बाद यदि कोई बच्चा जन्म के बाद किसी कारणवश नहीं सुन पाता है, ठीक है, तो वो बच्चा जन्म के बाद वाली श्रेणी में आता है। इसके भी 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं इसके? 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप कौन सा है? पहला होता है बेटा इसका भाषा विकास से पहले, ठीक है। पहला होता है इसका भाषा विकास से पहले। और दूसरा टाइप क्या है इसका? भाषा विकास के बाद, ठीक है। जन्म के बाद में कितने टाइप होते हैं बेटा? 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो ऐसा बच्चा जो भाषा सीखने से पहले ही मूक बधिर हो गया हो किसी कारणवश, या सुनने में असमर्थता पैदा कर रहा हो, ठीक है। और एक दूसरा टाइप इसका होता है भाषा विकास के बाद। जैसे भाषा सीखने के बाद में कोई बच्चा अगर सुनने में असमर्थता व्यक्त करता है, तो ऐसे बच्चे को भाषा विकास के बाद वाली श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं डिग्री के आधार पर। किसके आधार पर? डिग्री के आधार पर। तो डिग्री के आधार पर आपको बताऊं मैं, तो मुख्यतः ये WHO के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, लेकिन छठवां होता है वो नॉर्मल हियरिंग क्षमता होती है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल हियरिंग, ठीक है। नॉर्मल हियरिंग कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए कि सामान्य श्रवण क्षमता कितनी होती है बच्चे की, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में ये जो मैं लिखा रहा हूँ डिग्री के आधार पे, ठीक है ना, इसमें से 1 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नॉर्मल जो श्रवण क्षमता होती है वो 0 से 25 डेसिबल की ध्वनि, जो व्यक्ति 0 से 25 डेसिबल की ध्वनि को आसानी से सुन लेता है, वो नॉर्मल श्रवण क्षमता कहलाती है। ये कोई दोष नहीं है, ये श्रवण क्षमता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से माइल्ड। पहला दोष कौन सा होता है? माइल्ड होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अति अल्प। क्या बोलते हैं? अति अल्प। और इसको बोलते हैं श्रवण क्षमता, सामान्य श्रवण क्षमता, ठीक है। हाँ, तो माइल्ड जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो 25 से थोड़ी अधिक अगर हम ध्वनि देते हैं, 26 से 40 डेसिबल के बीच की ध्वनि में अगर कोई बच्चा सुनता है, तो वो अति अल्प कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अति अल्प का मतलब होता है कम से भी कम, मतलब थोड़ा सा अगर हमें चिल्लाना पड़े, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम अति अल्प कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है अल्प गंभीर, ठीक है ना, अल्प गंभीर। इसमें क्या कौन सी कैटेगरी के बच्चे आते हैं? 41 से 55 डेसिबल की ध्वनि के अंतर्गत जो बच्चा ध्वनि को सुनता है, उस बच्चे को किस कैटेगरी में रखा जाता है? मॉडरेट या अल्प गंभीर की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम बात करें, इससे आगे चलते हैं, तो इससे आगे वाला जो प्रकार है वो है मॉडरेटली सीवियर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं गंभीर।
क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं केवल अल्प। ये तो हो गया अति अल्प, ये अल्प, और ये हो गया आपका अल्प गंभीर, ठीक है ना। मतलब ये सबसे कम, ये इससे अधिक, फिर उससे अधिक बीमार, ठीक है। तो इसमें आते हैं 56 से 70 डीबी की ध्वनि जो बच्चा सुनता है उसे मॉडरेटली सीवियर कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है, अल्प गंभीर वाली कैटेगरी के अंतर्गत। और सेकंड लास्ट की हम बात करेंगे तो ये होता है बेटा सीवियर। सीवियर को बोलते हैं गंभीर, और इसमें ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो 71 से 90 डेसिबल की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए WHO ने कौन सी परिभाषा दी थी, ऐसे बच्चे जो 60 डेसिबल, सॉरी PWD ने क्या कहा था कि ऐसे बच्चे जो 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्रवण बाधित बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका प्रोफाउंड। क्या है, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड को हिंदी में बोलते हैं अति गंभीर, अति गंभीर, ठीक है, अति गंभीर। अति गंभीर, अति गंभीर कैटेगरी में क्या होता है, ऐसे बच्चे जो 90 डीबी से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन सकते, उन बच्चों को किस कैटेगरी में रखा जाता है, प्रोफाउंड कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें मैं आपको एक बात और ऐड करके बता देता हूँ। नॉर्मल में आपको पता है, मैंने बताया 0 से 25 डेसिबल की ध्वनि जो बच्चे सुन लेते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। माइल्ड में अगर हम बात करें तो 26 से 40 डेसिबल की ध्वनि को जो बच्चा नहीं सुन पाता है उनके लिए अगर हम थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तब भी वो सुन लेंगे। इनके लिए नॉर्मल श्रवण जो यंत्र होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार जो मॉडरेट कैटेगरी के होते हैं, अल्प कैटेगरी के, जो 41 से 55 डेसिबल की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, वो कान की जो मशीन आती है आवाज घटाने बढ़ाने वाली, उस मशीन का यूज करके भी बच्चे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। मॉडरेटली सीवियर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें कान का पर्दा वगैरह चेंज करके या फिर जो कान की जो सबसे हाई क्वालिटी की जो मशीन होती है उसका यूज करके बच्चा क्या है, ध्वनि को सुन सकता है। सीवियर कैटेगरी बहुत ही गंभीर होती है, इसमें व्यक्ति सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, व्यक्ति का जो कोकलीय होता है, आंतरिक कण होता है, उसमें खराबी हो सकती है हालांकि, ठीक है। और प्रोफाउंड कैटेगरी का ऐसा बच्चा होता है जिसको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता है और बहुत ही गंभीर समस्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे प्रकार की, तो प्रकृति के आधार पे वर्गीकरण। तो प्रकृति के आधार पे केवल 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आकस्मिक श्रवण दोष। आकस्मिक श्रवण दोष कौन से होते हैं, ऐसे श्रवण दोष जो अचानक उत्पन्न हुए हो। जैसे किसी को थप्पड़ लगा दिया तो उसके कान पे थप्पड़ पड़ने से क्या, उनके कान का पर्दा फट गया, तो वहां पे वो अचानक श्रवण दोष हो गया। बच्चे को, कोई भी व्यक्ति या बच्चे को एक्सीडेंट होने पर क्या है, उसके अगर कान में चोट आ जाती है तो भी क्या है, बच्चा अचानक से श्रवण दोष से का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सैम्य श्रवण दोष। सैम्य श्रवण दोष क्या होता है, सैम्य श्रवण दोष वह दोष कहलाता है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बुजुर्ग लोगों की उम्र बढ़ती जाती है तो उनकी श्रवण क्षमता होती है वो क्या है, कम होती जाती है। तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं, सैम्य श्रवण दोष बोला जाता है। अगर हम आगे बात करें आपको कारणों के आधार पे,
तो कारणों के आधार पे जो श्रवण बाधिता के प्रकार है उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है चालकीय श्रवण दोष। यदि किसी को अक्षर समझ ना आ रहे हो तो वो मेरी आवाज को सुन करके खुद लिख सकता है, ठीक है, चालकीय श्रवण दोष। दूसरा होता है संवेदी श्रवण दोष। तीसरा होता है मिश्रित श्रवण दोष। चौथा होता है केंद्रीय तंत्रीय श्रवण दोष। और लास्ट 5वां होता है कार्यात्मक श्रवण दोष, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें सीखना है। तो चालकीय श्रवण दोष में क्या होता है, जैसे कि आपको शब्द से स्पष्ट पता चल रहा है, ठीक है, चालकीय श्रवण दोष में। और आपको बता देता हूँ, जैसे ये कान का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, आपको पता होगा। ये कान का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो कान में जो ये वाला जो भाग होता है, ये होता है जो दम में दिखाई देता है, इसे कान का बाहरी भाग बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है ये मध्य भाग होता है। और ये जो होता है लास्ट वाला, ये अंतःकरण होता है, ठीक है, अंतःकरण होता है। इसमें तीनों हड्डियां पाई जाती हैं, माइयस, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, जिसको ऑसिकल चेन बोला जाता है, ठीक है ना। कान की जो सबसे हड्डी होती है वो यहीं पाई जाती है। तो चालकीय श्रवण दोष को समझने से पहले मैं आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ध्वनि सुनाई देती है वो कान के बाह्य भाग से अंदर आती है। तो कान के बाहरी भाग के साथ साथ यदि मध्य भाग में या फिर बाहरी भाग में किसी में भी समस्या होती है तो चालकीय श्रवण दोष कहलाता है, ठीक है। संवेदी श्रवण दोष क्या होता है, यदि व्यक्ति के आंतरिक कर्ण में कोई समस्या आती है, ठीक है ना, आंतरिक कर्ण इस वाले भाग में कोई दिक्कत आती है तो संवेदी श्रवण दोष होता है। और मिश्रित श्रवण दोष में क्या कहते हैं, यदि बाह्य कर्ण के साथ साथ में यदि मध्य कर्ण या अंतःकर्ण में कोई खराबी आती है तो उसे मिश्रित श्रवण दोष कहते हैं। और केंद्रीय तंत्रिका श्रवण दोष क्या कहते हैं, यदि अंतःकर्ण से हमारे ब्रेन की ओर जाने वाले संकेतों के बीच में किसी भी नर्व में कोई समस्या आती है तो केंद्रीय तंत्रिका श्रवण दोष कहलाता है। और यदि कार्यात्मक श्रवण दोष की अगर हम बात करें तो ऐसा दोष जो व्यक्ति सुनकर भी अनसुना करे। कहने का मतलब ये, आप जा रहे हो और पीछे वाला आपका दोस्त आपको आवाज लगा रहा है, आपको पता है कि वो आपको ये आवाज लगा रहा है, लेकिन आप फिर भी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो सुनकर भी अनसुना करना, इस तरीके का दोष कार्यात्मक दोष कहलाता है। इसे आप औपचारिक श्रवण दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, औपचारिक श्रवण दोष भी कहते हैं। तो इसमें तो आपका एक्सटर्नल ईयर मतलब बाह्य कर्ण और मिडिल ईयर, ठीक है, इसमें केवल आपका इनर ईयर, ठीक है, इसमें आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया, मिडिल ईयर भी हो सकता है और इंटरनल ईयर भी हो सकता है खराब। और इसमें आपका कान का जो आंतरिक भाग नहीं है, आंतरिक भाग से जुड़ी हुई जो नर्व सिस्टम है उसमें कोई खराबी आती है, ब्रेन तक संकेतों को पहुंचाती है तो उसको, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका श्रवणी दोष कहते हैं। और कार्यात्मक श्रवण दोष होता है सुनकर भी अनसुना करना। तो ये दोष क्या कहलाता है, आपका कार्यात्मक दोष कहलाता है। इस तरीके से आपके आज के दोनों प्रश्न होते हैं यहाँ कंप्लीट। 10-10 नंबर के प्रश्न हैं, आपको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से।
मानवकरण का चित्र। और आप लोगों के लिए कल के लिए एक प्रश्न है, ठीक है ना? वो प्रश्न का जवाब देना है आपको। जैसे कि इसमें बोला गया कि दृष्टिबाधिता क्या है, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहीं पे। दृष्टिबाधिता की एक यूनिवर्सिटी है NIEPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय, या फिर हम कहें कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है, और इसकी फुल फॉर्म वैसे तो मैंने बता दी है, पर एक बार आप लोग भी कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है? और आपको जो भी समस्या हो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कमेंट में लिखें, जिससे आप लोग जो मुझसे कहेंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करूंगा, ठीक है ना? और मुझे लगता है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक है? आई होप यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के अलावा आपके साथी गणों को पहुंचे, आपके छोटे बड़े भाई बहन जो डिप्लोमा कर रहे हो या फिर जिसको विशेष शिक्षा से संबंधित जानकारी चाहिए, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग बार बार मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे एक बार कमेंट में अपना पॉजिटिव व्यू देके जरूर जाएं। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।